अभी हम लोग कौन कौन से मुद्दों पे सबसे ज़्यादा नज़र रखें और कहाँ से हमारे प्रश्नों को इकट्ठा करने की कोशिश करें। तो ये प्रश्नों को इकट्ठा करने का समय है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इकट्ठे किए जाएं, हमारे दिमाग में इकट्ठे हों। तो ये प्रश्न कैसे इकट्ठे होंगे, कहाँ से इकट्ठे होंगे? तो देखिए, ये जो तैयारी है, इसका सिलेबस है, इसका जो आप पूरा जो परीक्षा का पैटर्न देखते हैं, उसमें आपको अपनी निगाह जो है वो चौकन्नी भी रखनी है और सब जगह भी रखनी है। आपको अपना जो व्यू है वो इस प्रकार का रखना है कि जिसमें वे सारी खबरें जो आप टीवी पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं या किसी वेबसाइट पे या इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं, उन सब के बारे में आपका थोड़ा थोड़ा दखल हो। एकदम एक्सपर्टीज़ अगर आप ना भी हों और कोई विशेषज्ञता आप हासिल कर सकें ना कर सकें, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन चलते हैं हम लोग विदेश नीति से, शुरू करते हैं अपनी बात विदेश नीति से। खास करके विदेश नीति में आपको सबसे ज़्यादा हमको नुकसान पहुंचाने वाले, जो हमको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को सबसे पहले आपको फोकस करना है। जहां हमको सबसे पहले समस्या आ सकती है, तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं विदेश नीति में? हम लोगों को न केवल सामरिक ताकत देखनी है, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक ताकत भी देखना है। तो हमारे निर्णय कैसे होते हैं? तो विदेश नीति के बहुत सारे आधार हैं हमारे तय करने के, लेकिन अभी इस साल के लिए वो सारे आधार फीके पड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उसका कारण है कि इस साल एक तो कोरोना की समस्या है, ये बिल्कुल एक अलग प्रकार की समस्या है। दूसरा, इस वर्ष जो आर्थिक मंदी है वो भी एक अलग प्रकार की आर्थिक मंदी है, जो मैंने आपको बताया डिमांड साइड से है। तो आपका जो आर्थिक दृष्टिकोण है देखने का, वो बदल जाना चाहिए। दूसरा, पिछले 5 सालों में आपने किन देशों को महत्व दिया और उन देशों ने आपको क्या दिया? जिन देशों को हमने महत्व दिया, उन देशों ने हमको क्या दिया, ये हमको देखना पड़ेगा। खास करके हमने महत्व दिया अमेरिका को, यूएसए को, और यूएस को महत्व देते समय में विदेश नीति में हमको यूएस को महत्व देने से, दरअसल हमने यूएस को भी महत्व नहीं दिया। आपने देखा होगा, हमने यूएस के अंदर ट्रंप को महत्व दिया, यानी रिपब्लिकन पार्टी को महत्व दिया, रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट को महत्व दिया, क्योंकि हम लोगों ने ट्रंप के लिए कैंपेन किया। हाउडी मोदी और वही नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजन हैं, वो भारत सरकार के द्वारा किए गए एक तरह से आयोजन है, क्योंकि प्रधानमंत्री उसमें शामिल हुए हैं। हालांकि उसके लिए जैसे हमारे यहाँ मोदी जिताओ समिति होती है, वैसे वहाँ ट्रंप जिताओ समिति टाइप बना करके उन लोगों ने उसको ऐसा करने की कोशिश की है कि ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये प्राइवेट कार्यक्रम है, लेकिन वो सरकारी कार्यक्रम है। तो हम लोगों ने जो ये सब चीज़ें की है पिछले समय में, उसका हमें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका वो देश है जिससे हम संबंध रखते हैं, तो वो अपने संबंधों के साथ साथ हमारे दूसरे देशों के संबंधों को भी प्रभावित करता है। वो जिन देशों को नहीं चाहता, उन देशों के साथ हम संबंध नहीं रख सकते। जैसे वो ईरान को नहीं चाहता, तो ईरान को परंपरागत रूप से नहीं चाहता। तो जो मैं आपको कल परसों पढ़ा रहा था सऊदी केएसए के बारे में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बारे में, कि सऊदी अरब एक सुन्नी कंट्री है और अमेरिका के उसके साथ संबंध
बहुत नज़दीक के हैं। इसलिए आपने देखा यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ में इजराइल की दोस्ती करा दी गई, क्योंकि इजराइल जो है वो अमेरिका का करीबी है, जबकि उनकी परंपरागत रूप से दुश्मनी थी एक तरह से इजराइल के साथ में फिलिस्तीन को लेकर के, क्योंकि फ़िलिस्तीन जो है एक तरह का इस्लामिक कंट्री है। यासिर अराफात से लेकर के तमाम जो आंदोलन आप लोग देखे हैं वहाँ पे, उन सब आंदोलनों में इजराइल ने उनको दमन करने की कोशिश की है। तो ये यहूदी और मुसलमानों के संघर्ष का प्रतीक बन चुका था इजराइल। लेकिन वहाँ पर इजराइल को नज़दीक लेके आना सऊदी अरब के और यूएई के, और इतना नज़दीक ले चले जाना, ये अमेरिका का काम है। लेकिन अमेरिका, ईरान एक शिया कंट्री है और वो परंपरागत रूप से दुश्मन है एक तरह से सऊदी अरब का। तो ईरान से दुश्मनी अमेरिका इसलिए रखता है कि न केवल अभी से रखता है, बहुत पहले से रखता है। और ईरान से इसलिए रखता है क्योंकि वो सऊदी अरब के और उनके नज़दीक रहना चाहता है। लेकिन अब ऑयल में वो सेल्फ डिपेंड होने जा रहा है अमेरिका। अब ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो अब ज़्यादा उसको सऊदी अरब की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उसको अभी वो नाराज़ भी नहीं करना चाहता। तो अरब पॉलिटिक्स जो है, उस अरब पॉलिटिक्स में ईरान को दूर करना, लेकिन ईरान हमारा परंपरागत मित्र रहा है, सदियों से रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग देखते हैं कि फारस के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। उसके बाद भी ईरान से हमारे संबंध कभी खराब नहीं हुए। लेकिन अभी जो सैंक्शंस लगाए गए, और आपको पता है उससे पहले भी IAEA के विजिट हुए हैं, उन्होंने वहाँ जाकर के परमाणु संस्थानों को देखा है। अभी हाल ही में भी ईरान ने कहा है कि हमारे सारे संस्थान जिन पे आपको शक है, आप आकर के चेक कर सकते हैं कि हमारे पास, हम लोगों ने परमाणु एटॉमिक जो हमारी रिसर्च है उस लेवल को हम लोगों ने किधर ले गए। हम लोगों ने उसको शस्त्र बनाने में या मिसाइल बनाने में, या हम लोगों ने परमाणु हथियार बनाने में हमने उसको किया है। तो आप देखिए, आकर के देखिए इसको कि हमने क्या किया है। तो ये जो अमेरिका का स्टैंड है ईरान के प्रति, ये हमेशा से ऐसा रहा है कि विरोधी वाला रहा है। उसमें वो सुलह की और उसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन JCPOA तो जो एक समझौता था जो ओबामा के और ईरान के राष्ट्रपति के, ईरान के बीच हुआ था, वो एक ऐसी पहल थी। लेकिन जब डेमोक्रेट्स आते हैं ना अमेरिका में, तो ईरान को थोड़ी सी राहत मिलती है। और जब रिपब्लिकन आते हैं अमेरिका में, तो अब अमेरिका के चुनाव में ट्रंप अगर अगली बार फिर से चुन करके आते हैं या जो बिडेन आते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। कमला हैरिस भी है उनके साथ। तो हमारी जो विदेश नीति है वो पूरी की पूरी इस बार सेंट्रिक हो गई है, अमेरिका सेंट्रिक हो गई है, अमेरिका पे केंद्रित हो गई है। हमने विदेश नीति में और कोई छोड़ नहीं रखा। अमेरिका के साथ दोस्ती करते हैं, अमेरिका के साथ संबंध रखते हैं, तो विदेश नीति में एक ही चीज़ होती है कि आपको अमेरिका के साथ होना पड़ता है पूरी तरह से। चाहे वो हुआवाई का वाला मामला हो, चाहे 5G के इंस्टॉलेशन का भारत में मामला हो कि 5G का पूरा जो नेटवर्क है वो लेके आएंगे, रशिया के साथ खरीदी का मामला हो, रशिया से आपको दूरी बढ़ानी पड़ती है कई मामलों में। इसलिए रशिया, आज SCO की बैठक है और उसमें हमारे रक्षा मंत्री गए हैं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक है, वहाँ पर चीनी जो रक्षा मंत्री हैं और वो आएंगे, उनसे बात होगी कि नहीं होगी। अभी विवाद चल रहा है, हमारी सीमाओं पर विवाद है, खास करके चीन के साथ में। तो हम लोगों की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति में सबसे जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है, जो खास करके इन दिनों में बन के आई है, पिछले 5-6 सालों की हमारी नीति से आई है, वो हमने नीति पूरी बदल दी है। पहले हम लोगों के जो पारंपरिक और स्वाभाविक दोस्त होते थे, वो दोस्त अब वो दोस्त नहीं रहे। अब हमारे दोस्त बदल गए हैं। दोस्त बदल गए हैं तो रास्ते भी बदल गए हैं, तो लक्ष्य भी बदल जाएंगे, मंजिलें बदल जाएंगी, तो हम पहुंचेंगे कहीं और जो हमारे टेस्टेड थे, जो मित्र हमारे टेस्टेड थे, जिनका परीक्षण हमने कर रखा था, मित्रता की कसौटी पे खरे उतरे हुए थे, उन मित्रों को हमने छोड़ा है। तो हमने जो नए मित्र बनाए हैं वो कहाँ तक हमारा साथ देंगे, ये अगले 4-5 2025 तक आपको क्लियर होगा
कि ये सारी चीज़ें हमको कहाँ तक ले जाएंगी। तो विदेश नीति खास करके हमारी जो टिकी हुई है वो अभी केवल और केवल अमेरिका के ऊपर टिकी हुई है, जहाँ अमेरिका का दखल नहीं है, खास करके सार्क देशों में, यानी कि हमारे स्थानीय पड़ोसी जो हैं उन देशों के साथ लगभग हम लोग स्वतंत्र रूप से बहुत अच्छे संबंध रख सकते हैं, बिना किसी जो बैरियर्स हैं उनके साथ हम लोग रख सकते हैं। यूरोप के साथ हम लोग बहुत अच्छे से संबंध बना सकते हैं, लेकिन यूरोप के साथ खास करके जब से ब्रेग्जिट वाला हुआ था और यूरोपियन यूनियन जो है वो कमज़ोर सा हिलता हुआ नज़र आया, उसके बाद से हम लोगों ने वहाँ पर उतने अच्छे संबंध हमारे नहीं रहे। पड़ोसियों में आपने देखा श्रीलंका की नज़दीकी जो है वो चाइना के साथ बड़ी है, बांग्लादेश की बड़ी है, नेपाल की खास करके। नेपाल के बारे में हमारी जो नीति है वो बहुत ज़्यादा, जिसको कह सकते हैं कि संशय वाली है। अभी ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह गलत है। जो अभी पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ओली का जो फ़ोन आया था बधाई वाला हमारे प्रधानमंत्री को, तो उससे ऐसी उम्मीद लग रही है कि शायद हमारे रिश्ते सुधरेंगे। लेकिन चीन के साथ उसकी जो नज़दीकियाँ बढ़ी वो केवल हमको चिढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी कुछ नीतियों के कारण है, हमारे मीडिया के कारण भी। हमारे मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो हमारी इंटरनल जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, अगर इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अगर आप फॉरेन पॉलिसी के साथ मिक्स करेंगे तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो होती है हमारी 2 पार्टियों की, 3 पार्टियों की टकरार होती है। अब बिहार में चले जाएं तो आरजेडी है और जनता दल है, जनता दल यू है, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनका जो है गठबंधन बीजेपी के साथ है। इधर कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के साथ में लड़ते हैं। तो ये मुद्दे जब तक रहते हैं आपके आरजेडी के, कांग्रेस के, बीजेपी के, जनता दल के, और बिहार का चुनाव आप लड़ते हैं, तो ये पूरी तरह से एक तरह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है। जनता जो है वो इसी को फोकस करते हुए वोट करती है। लेकिन जब आप बालाकोट को ले आते हैं, उड़ी को ले आते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, और आप बात करते हैं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, पिछली सरकारों ने तो इतनी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी, देखिए हमने कितनी की है, उसका मुद्दा उठ जाता है। सीमाओं की बात करने लगते हैं कि अब देखो चीन हमको आंखें नहीं दिखा सकता, हम चीन को धूल चटा देते हैं, और हम जब डट करके खड़े हो जाते हैं तो शत्रु पस्त हो जाते हैं। तो जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लेके आते हैं, यानी कि जनता को जो वोट करना है वो वोट बटन दबाने से पहले बालाकोट सोचना है, चीन सोचना है, अमेरिका सोचना है, और नेपाल को सोचना है कि नेपाल को देखो पिद्दा सा देश है, हमको आंखें दिखा रहा है, हम ठीक कर देंगे। और ये चीज़ें जब सोशल मीडिया में चलने लगती हैं, ये जब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में आने लगती हैं, हमारे एंकर चीख करके बोलते हैं इसकी इतनी औकात। अभी भी हमारे एक तरफ हमारी बातचीत चल रही है चीन के साथ में, और हम समझौता करने की कोशिश करते हैं, और मीडिया जो है वो चीख के बोलता है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में भी आप जब जाएंगे, वहाँ के व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात होती है, तो 19 में जब आप जाते हैं आर्टिकल 19 में, तो आर्टिकल 19 में एक सेंटेंस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का ये भी आता है, आप लिखा हुआ देखते हैं, एक लाइन ये लिखी भी आती है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में कि आप कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे ऐसी कोई भी स्पीच नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, ऐसा कोई कमेंट नहीं करेंगे जिससे हमारे किसी मैत्रीपूर्ण संबंध जिस देश के साथ हैं या जिस देश के साथ हमारे संबंध सुधर रहे हैं उन संबंधों को हानि पहुंचे। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो ये रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आता है, इसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में मानेंगे। ये हमारे लिए जो है वो खतरा हो सकता है, वो देश हमको शत्रु मान सकता है। लेकिन हमारे सोशल मीडिया में आप देखिए, और सोशल मीडिया में खास करके जो लोग हैं वो कोई विशेषज्ञ नहीं है, विदेश नीति के विशेषज्ञ नहीं है। वो जानते नहीं हैं कि ये जो कमेंट हम लोग सोशल मीडिया में कर रहे हैं और वायरल हो रहा है,
और ख़ास करके लाखों लोग इसको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, इम्प्रेस हो रहे हैं। इससे एक मत बन रहा है हमारा विदेश नीति के प्रति। तो ये मत जो है एक दिन हमको नुकसान में ले जाएगा, ये हम सोचते नहीं हैं और कमेंट करते जाते हैं, और एक के बाद एक जब इस तरह के कमेंट होते जाते हैं तो वो एक नुकसान के रूप में आता है। अंत में हमको एक डिसीजन जो है सुनने को मिलता है कि फलाने प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने ये निर्णय लिया है, तब हम और आगू बबूला हो जाते हैं, इसकी क्या औकात की निर्णय ले। तो दरअसल लोगों की जो सोवरेंटी है, दूसरे देशों की जो सोवरेंटी है, वो हम नहीं जानते हैं। दूसरा, विभिन्न राज्यों का हमारा अलग अलग स्वरूप है। पूरा देश हमारा बहुत बड़ा देश है, हमारे देश में अलग अलग राज्यों का अलग अलग स्वरूप है। आज मैं एक नगा समझौते पे भी बात करने वाला हूँ, नागालैंड पे भी बात करने वाला हूँ। तो वो जो 370 का जो स्टेटस हमने हटाया, और खास करके जम्मू कश्मीर के साथ में जो किया, जो सेंटिमेंट आपने देखे, लोगों ने कहा कि हम वहाँ की लड़की से शादी करेंगे और वहाँ जाकर के हम प्लॉट खरीदेंगे, होटल बनाएंगे, और अब हम वहाँ श्रीनगर में डल झील के सामने मकान खरीद लेंगे और वहाँ की लड़की को अपनी पत्नी बना लेंगे, है ना, अब हम वहाँ जाकर के शादी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे जब कमेंट आने शुरू हुए तो क्या ये कमेंट उचित थे? अब ये जनता की तरफ से अनायास से आने लगे। ये कौन लोग थे, कौन हैं ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के नाम पर विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, या इस तरह से हमारे राज्यों की जो संस्कृतियां हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं? दरअसल नागालैंड के साथ में जो अभी समझौता होने जा रहा है, उसमें साफ साफ भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि हम एक तरह से आपकी संस्कृति को बचाने के लिए आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, और हम सॉवरेंटी का बंटवारा करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। संप्रभुता दो भागों में बढ़ जाएगी, आपकी भी संप्रभुता रहेगी, हमारी भी संप्रभुता रहेगी। यानी संप्रभुता भारत की अलग होगी और नागालैंड की संप्रभुता अलग होगी। तो सॉवरेंटी का को डिवाइड कर देना, एक तरह से दो दो टाइप की सॉवरेंटी होना, संप्रभुता दो तरह से होना, और इसको स्वीकार कर लेना। तो फिर 370 क्या था? 370 में यही था ना कि आप जम्मू कश्मीर की सॉवरेंटी को भी स्वीकार कर रहे हैं, उसको भी स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं, और उसको तो फिर आपने एक तरफ 370 समाप्त किया और एक तरफ संस्कृति को बचाने के नाम पर नागालैंड में वही समझौता कर रहे हैं। और ये चीज़ लीक भी कर दी उन लोगों ने, जो वहाँ समझौता करने जा रहे थे, उन लोगों ने इस चीज़ को लीक कर दिया कि हमारा भारत सरकार के साथ जो समझौता हो रहा है उसमें ये चीज़ें हैं। जब ये इतनी स्पष्ट रूप से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो हम संस्कृतियों के बारे में क्या जानते हैं? कितना जानते हैं हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में, कितना जानते हैं सिक्किम के बारे में? फिर हमारे कमेंट कैसे होते हैं? इन सब का विलय किन शर्तों के आधार पर हुआ है, विलय कैसे हुआ है? हम तमिलनाडु की संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं? जब हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के बारे में बात करते हैं, और जब हम एक ही भाषा की बात करते हैं, अभी आया था ना त्रिभाषा फार्मूला, और वो कि आपको एक भाषा जो है वो ये भी सिखानी है, तो हिंदी जो है वो लगभग सभी राज्यों में सीखनी पड़ेगी। तो जब हम त्रिभाषा फार्मूला लेके आते हैं तो हम भाषा के प्रति सेंटिमेंट को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो न हम लोग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, न हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, लेकिन हमारी जनता कूद पड़ती है, और इससे हमारे चुनाव भी प्रभावित नहीं होते, हमारी नीतियां भी प्रभावित होती है। हमारी विदेश नीति में हम अगर कभी रिवर्स गियर डालना चाहते हैं, मान लिया जाए हम अगर रियलाइज़ कर लें कि नेपाल के साथ हमने अच्छा नहीं किया और नेपाल के साथ हम संबंध सुधारना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली जो हैं वहाँ के, उन्होंने वहाँ भारतीय जितने भी चैनल हैं ना, ये आपका जितना भी एबीपी न्यूज़, आज तक, इन सारे चैनल को उन्होंने वहाँ बैन कर दिया नेपाल में कि ये चैनल अब यहाँ नहीं चलेंगे, इन चैनल के को अब यहाँ कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं देखेगा। तो ये चैनल बैन हो गए क्योंकि इन चैनल ने इतनी आग उगली। तो मान लिया जाए, देखिए विदेश नीति एक ऐसी नीति है जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि बैक चैनल्स होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ही सब कुछ काम नहीं करता, दरअसल विदेश मंत्रालय भी बहुत कुछ करता है, रक्षा मंत्रालय के यहाँ से भी काम होते हैं,
इनकी अपनी अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स की और एक्सपर्ट्स की टीम होती हैं। कई बार मैंने आपको जो बताया था कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, ऐसी ट्रैक 9 तक डिप्लोमेसी देखने को मिलती है। कई तरह की कूटनीतियाँ होती हैं। राजनय जो है हमारा बहुत बड़ा है। उस दृष्टिकोण से बैक चैनल्स जो है जाकर के इन मामलों को ठीक कर रहे होते हैं। अगर कोई विवाद है, कोई स्टैंड ऑफ है, कोई ऐसा गतिरोध आकर के खड़ा हो गया है जिसकी वजह से सुलह नहीं हो रही है दोनों देशों में, तो वो बैक चैनल जाकर के काम करते हैं और वहां की टीम से मिलते हैं और वो सॉल्यूशन आ जाता है, लास्ट में रिजल्ट आ जाता है। क्रेडिट तो प्रधानमंत्री को ही जाता है या रक्षा मंत्री को और हमारे विदेश मंत्री को जाता है, लेकिन रिजल्ट लाने के पीछे जो मेहनत होती है वो तो बैक चैनल्स की होती हैं। इस गवर्नमेंट में ये हुआ है कि जो सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं, जो अलग अलग विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनकी जो आधिकारिक जो उनका जुरिस्प्रूडेंस था या उनका क्षेत्राधिकार था उसको सीमित करने की कोशिश की गई है। केवल 2 व्यक्ति पावर सेंटर में बने हुए हैं और वो 2 व्यक्ति ही डिसीजन करते हैं। खास करके पीएमओ डिसीजन करता है। पीएमओ के अधिकारी ही एक तरह से सब कुछ डिसीजन करते हैं। तो बैक चैनल सारे के सारे खत्म हो गए और बैक चैनल जब खत्म हो गए, मान लिया जाए पीएमओ को भी किसी दिन लग जाए कि रियलाइज हो जाए कि हमने इस देश के साथ जो नीति थी वो थोड़ी गलत कर ली है। आप कई बार रास्ता बदल लेते हैं ना। मान लिया जाए आप घर से निकले कार लेकर के, और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जहां जाना चाहते हैं उस रास्ते पे नहीं गए और हम किसी दूसरे रास्ते पे चले गए, लेकिन हम मोड़ लेते हैं। हमको लगता है कहीं सिग्नल या कहीं ऐसी साइन बोर्ड हमको ऐसा दिख जाता है कि वो बता रहा है कि ये रास्ता इधर जा रहा है और हम निकले थे कहीं और जाने के लिए। तो हमको रियलाइज हो जाए रास्ते में तो हम लोग मुड़ लेते हैं। लेकिन मान लिया जाए हजारों लोग चीयर करने वाले हों वहाँ पर और रास्ते भर में लोग ऐसे झंडे लहराते हुए और चीयर करने वाले हों कि कम ऑन, बहुत बढ़िया जा रहे हो, गुड, और चले जाओ चले जाओ, क्या आप मुड़ पाएंगे? बहुत मुश्किल है। इंडियन गवर्नमेंट के साथ में यही प्रॉब्लम हो गई कि उसने विदेश नीति को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ जोड़ करके, सोशल मीडिया के साथ जोड़ करके, हमारे चैनल्स वालों में जिनमें कई सारे लोगों में कुछ भी समझ नहीं है उनके साथ जोड़ करके इतनी भयंकर स्थिति पैदा कर दी है कि आप मुड़ना चाहो वापस तो नहीं मुड़ सकते, क्योंकि आपको फिर आप चुनाव में इलेक्टोरल वाले में कच्चा खा जाओगे। क्योंकि जनता को तो आपने एक बार बता दिया कि हम इसको मजा चखाने जा रहे हैं, और वहां अगर आप बात करते हुए और माफी मांगते हुए या समझौता करते हुए नजर आते हो तो फिर जनता में इमेज खराब होती है, तो फिर आपके वोट जो है वो गिरते हैं। तो आप अपने वोटों की संख्या बनाए रखने के लिए एक तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय जो डिप्लोमेसी है उसके नियमों को आप ताक में रख देते हो। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए मैंने विदेश नीति से सबसे पहले लिया कि विदेश नीति जो है उसके बारे में थोड़ा सा इस बार जब सवाल आएंगे बहुत सारे तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि दक्षिण चीन सागर के साथ हमारी क्या नीति है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकता है गोपनीय हो, हम लोगों को पता ना हो, पब्लिक डोमेन में ना हो, समाचारों में ना हो कि क्या क्या ऐसी नीतियां हैं सरकार की और हम नहीं जानते और हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी नीतियां हो सकती है कि जिनके बारे में हम नहीं जानते और हम फिर भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, जिनको एक्सपर्ट जो है वो टीवी पे आकर के डिबेट कर रहे हैं या न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, आपके इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में एडिटोरियल के तौर पे आ रही हैं, ओपिनियन में वाले पेज पे आ रही हैं, एडिट में आ रही हैं। अगर ये सब कॉलमनिस्ट और इनके दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी नीति में खराबी है। तो हम लोग हमारे इर्द गिर्द पड़ोसी हैं उनकी नीतियों को भी समझें और देश के, दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनके साथ जो हमारी नीतियां हैं उसको भी समझने की कोशिश करें। इस प्रकार से आप विदेश नीति के ऊपर जो नोट्स बना रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं इन दिनों में उसका ध्यान रखें। सवाल बनेंगे, सवाल किस किस प्रकार के बनेंगे? समझौते वाले सवाल बनेंगे, हमारे तमाम प्रकार के समझौते जिनके साथ भी एकॉर्ड हुए हैं और पिछले 3-4 सालों में जो भी हमने समझौते किए थे, तय किए थे, मापदंड, पैमाने, मंजिलें तय की थी, उनमें हम लोग कहाँ तक पहुँचे, उनकी प्रोग्रेस, ये सारे के सारे चीज़ें हम
दूसरा, अब हम आते हैं हमारी डोमेस्टिक नीतियों में, खास करके आर्थिक नीतियों में आते हैं। आर्थिक नीतियों की शुरुआत जो है खास करके डिमोनेटाइजेशन से बड़ी मानी जा सकती हैं, या फिर आप कुछ देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। हो सकता है कि हम लोग उसको, स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं जैसे हमारी बजट है, बजट में जो फेरबदल होते हैं, खास करके बजट में जो फेरबदल हैं उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आप नहीं देखेंगे और उसमें ज़्यादा समस्या भी नहीं है। जैसे रेलवे बजट को मर्ज कर दिया, या बजट में ये कहा था, और ये इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना जाना है, क्योंकि क्या है कि ये वाकई में आप कितना खर्चा करते हैं और कितना करते हैं, और आप दूसरा आपने लिखित में जो डायरी में जो, जैसे आपके घर का खर्च जो है 50,000 रुपये में चलता है या 30,000 रुपये में चलता है, या आपका खर्च 20,000 रुपये में चलता है, तो घर का खर्च 20 में, 30 में, 50 में, जितने में भी आपका चलता है, आप उसको डायरी में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, डायरी से कितना डिफर करता है वो आपकी। आप जो डायरी में लिखते हैं, मान लीजिए 50 लिखते हैं या 30 लिखते हैं और वहाँ 35 हो गया, या वहाँ केवल 25 रहा और आपने 30 लिखा हुआ, उससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो खास करके कल हमने बात की, जीडीपी का श्रिंक होना, जीडीपी का कम हो जाना, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, ये केवल लिखने से नहीं होती, ये बड़ी नीतियों की वजह से होती है, जिसमें आमूलचूल परिवर्तन होता है, जिसमें ढांचे को हम बदल करके रख देते हैं। तो जब हम ढांचे को ही पूरा का पूरा बदल के रख देते हैं, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। इससे जो परिवर्तन आते हैं वो इतने ज़बरदस्त होते हैं कि उसको शायद हम फिर रिवर्स नहीं लगा सकते, वहाँ हम जा कर के उसको रिवर्स में नहीं ला सकते। तो ये परिवर्तन कैसे आते हैं? ये परिवर्तन सबसे पहले जो आए हैं वो 3 बड़े कारण जो बताए जा रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, 3 बड़े, बहुत ही बड़े कारण हैं। तो डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और ये तीसरा लॉकडाउन या फिर हमारा कोरोना का क्राइसिस। क्योंकि लॉकडाउन ज़बरदस्ती तो नहीं किया गया, कोई भी बंद नहीं करना चाहता, लेकिन जो लॉकडाउन का जो स्वरूप है, जो आप पहले देख रहे थे और अभी देख रहे थे, कई देशों ने बड़ा स्मार्ट टाइप का लॉकडाउन किया। हमारे यहाँ बहुत हार्ड लॉकडाउन था, लेकिन स्मार्ट नहीं था। तो स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए या सख्त लॉकडाउन होना चाहिए? बहुत ही हार्ड टाइप का, यानी कि जिसमें बहुत कठोर लॉकडाउन हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल ही लोगों को बिल्कुल बंद कर दिया। खास करके 1.5-2 महीने तो बिल्कुल ऐसे हालात रहे कि बहुत सारे और ऐसे निर्देश जारी किए जा सकते थे जिसमें कि बहुत आसानी होती। लॉकडाउन के समय में लोग जाकर के टीके लगवा सकते थे। लॉकडाउन में गंभीर बीमारियों के इलाज में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, एक गाइडलाइन जारी की जा सकती थी। तो खैर जो कुछ भी चीज़ें हुई है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में या हमारे आर्थिक नीतियों में, वो सरकार ने जो कुछ भी किया है उसके ऊपर सवाल तो बनेंगे, है ना, सवाल बनेंगे। आरबीआई की भूमिका पे भी 1 या 2 सवाल आपको इस साल देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले आपको बताया, लेकिन पहले सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से उस तरह से मैंने आपको बताया था। अब मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा दूसरा फैक्चुअल पार्ट है, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, खास करके आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और सरकार की फिस्कल पॉलिसी। अभी जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट हम लोगों ने रखा हुआ था कि इतना फिस्कल डेफिसिट हमारा हो सकता है साल भर में, जो एक तरह से दिसंबर या मार्च तक, 31 मार्च तक के लिए जो हमने टारगेट किया था, वो टारगेट हमारा अगस्त में पूरा हो गया। यानी कि जितना घाटा हम लोगों ने सोचते हैं हम लोग कि इतना घाटा हमको हो जाएगा, वो घाटा अभी अगस्त तक हो चुका है। यानी कि ये जो पूरा अगस्त गया है, इसमें वो आखिरी सीमा आ चुकी है कि हाँ, मतलब हम वो उसको क्रॉस कर चुके हैं। और जो जीडीपी का है वो कल आपने देखा, पूरे 5 रिसेशन की बात हमने की थी कि 5 बड़े रिसेशन जो है भारत में आए हैं, और जितने भी रिसेशन आए हैं, जितनी भी मंदियां आई हैं, वो सारी मंदियां जो थी वो सप्लाई साइड प्रॉब्लम हुई थी। कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम हुई थी,
57, 58 की जब बात आप करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा गया था हमारा, क्योंकि हमको खाद्यान्न आयात करना पड़ा था ज़्यादा, यानी कि आयात बहुत ज़्यादा था हमारा, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था, एक्सपोर्ट बहुत कम थे, और एक तरह से डॉलर हमारे पास नहीं था। तो आयात खास करके अमेरिका से हम लोगों ने खाद्यान्न बहुत ज़्यादा आयात किया था, काफ़ी गेहूं जो है वहाँ से आया था। तो उसकी वजह से जो समस्याएं खड़ी हुई थी वो समस्याएं सारी की सारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के तौर पे निकल कर के आएँ। उसके बाद जो एक्सटर्नल हमारे यहाँ एक तरह से प्रॉब्लम थी, जैसे कि चीन के साथ युद्ध हो गया, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, अकाल हो गया, खाद्यान्न की कमी हो गई, या हमारे यहाँ पर जब हम लोगों ने 79 के आसपास वाले जो हमारी मंदी है, तो उसमें कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सप्लाई साइड से है, यानी कि ऑयल क्राइसिस की वजह से हो गया था कि ऑयल बहुत महंगा हो गया। तो अरब देश, मैंने आपको अभी कल एक आर्टिकल भी पढ़ के बताया था कि नो विलेन फॉर दिस क्राइसिस, है ना। तो क्राइसिस विद नो विलेन, यानी कि ये जो क्राइसिस है, अभी का जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस बिना विलेन वाला क्राइसिस है, यानी इस क्राइसिस में कोई विलेन नहीं है और ये क्राइसिस आया हुआ है, आपका विलेन कोई नहीं है। हर बार आप क्राइसिस में विलेन ढूंढ लेते हैं कि कोई न कोई विलेन होता है, लेकिन इस बार का क्राइसिस है ये डिमांड साइड से, सप्लाई साइड से नहीं है। सप्लाई पर्याप्त है, खाद्यान्न बहुत बम्पर उत्पादन हुआ है इस बार, गोडाउन पहले से ही भरे हुए थे। 2.7% जो है 2.7 टाइम्स जो है हमारा ज़्यादा है, यानी 270% ज़्यादा है जो हमको डिपॉजिट रखना चाहिए। जो हमारे पास गोडाउन में, वेयर हाउसेज में जो खाद्यान्न FCI में, फूड कॉरपोरेशन के पास है, वो 270% ज़्यादा है, यानी कि 2.7 टाइम्स ज़्यादा है, और लगभग 3 गुना है। तो 3 गुना हमारे पास सुरक्षित पड़ा हुआ है जो हमारा बफर स्टॉक है उससे। और इस साल का जो खरीफ का उत्पादन, जो हमारा रबी का उत्पादन था, वो बहुत ज़्यादा बम्पर उत्पादन हुआ है। और इस बार खरीफ में जो जून जुलाई में जो फसल बोई जाती है, उसकी जो सोइंग हुई है, उसका जो एकरेज आया है अभी गवर्नमेंट को, वो इतना ज़्यादा है कि रिकॉर्ड टूटने वाला है। इतना खरीफ का उत्पादन शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा जो अभी 2020-21 में होने वाला है। 60% जनसंख्या हमारी कृषि से जुड़ी हुई है, तो कृषि से जुड़ी होने के कारण 60% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। अब अलग अलग तरह के हैं, सारे कृषि से जुड़े हुए लोग जो हैं वो सभी के सब मजदूरी कर रहे हों या खेत में काम कर रहे हों, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो किसान तो हैं, लेकिन वो खेत पे नहीं जाते, उनके यहाँ दूसरे सीमांत किसान वो काम करते हैं, मौरूसी कृषक काम करते हैं। फिर कुछ खेतिहर मजदूर हैं, लेबर हैं, लैंडलेस लेबरर हैं। तो ऐसे सारे लोग जो कृषि से जुड़े हुए हैं, 60% लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद GDP का श्रिंक हो जाना, केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के डाउन हो जाने की वजह से हमारा पूरा का पूरा GDP कोलैप्स हो गया। तो ये पहला ऐतिहासिक क्षण है जिसमें कि डिमांड नहीं होने की वजह से इस बार आप विलेन बनाएंगे उपभोक्ताओं को कि आपने वॉशिंग मशीन खरीदी नहीं, भाई तुम खरीद लेते तो अभी ये GDP नहीं गिरता, हमारा ये वाली समस्या नहीं आती। तुमने ये नहीं खरीदा, तुमने वो नहीं खरीदा, तो खरीदे कैसे आदमी? क्योंकि उस आदमी के सामने समस्या है कि उसकी नौकरी चली गई है, उसके पास नौकरी नहीं है, तो वो कैसे खरीदता? तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सिलसिलेवार है, इन सब का एक के बाद एक उससे संबंध है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको इन दिनों में सुनने को मिलेगी आर्थिक स्थिति में हमारे देश में, वो है प्राइवेटाइजेशन। कि सरकार जो है हमारी नवरत्न कंपनियों को भी बेचने की तैयारी कर रही है और हमारे बहुत सारे सेक्टर को पूरी तरह से एक तरह से नीलाम कर रही है, बेचने की पूरी तैयारी हो चुकी है उस सारे सेक्टर्स को। 2025-26 तक, 30 तक शायद आप सुनें कि इंडियन रेलवे हुआ करता था भारत में, क्योंकि रेलवे अगर पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में चला गया। एक समय में आप BSNL
को एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में देखते थे ना, और बहुत सारे स्पेक्ट्रम प्लेयर्स थे हमारे सामने। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग अलग कंपनियों के माध्यम से हमको सुविधाएं दे रहे थे। आप कहेंगे नहीं जियो की सुविधाएं अच्छी है, और जियो जो रिलायंस है वो बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है और उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारा संविधान का जो 39A, आप आर्टिकल 39 को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ एक लाइन लिखी हुई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो आज हम वो भी एक लेने जा रहे हैं आर्टिकल, कॉम्पिटिटिव कमीशन का, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा आयोग है हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा आयोग। लेकिन हम उस प्रतिस्पर्धा आयोग को केवल अब हम उसको पॉलिसी बनाना चाहते हैं। तो आज मैं जो एक आर्टिकल आपको बताऊंगा उसमें नेशनल कंपटीशन पॉलिसी NCP की बात की गई है कि नेशनल कंपटीशन पॉलिसी बनाई जाए, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति वो हमारी बननी चाहिए। वहाँ उसमें राइटर यहाँ तक लिख देते हैं कि NCP जो है, नेशनल कंपटीशन पॉलिसी जो है, वो DPSP का हिस्सा होना चाहिए, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उसको आप शामिल कर लीजिए। क्योंकि प्रतिस्पर्धा आयोग नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा आयोग तो है हमारे यहाँ, लेकिन अगर उसकी पॉलिसी नहीं होगी हमारे सामने तो हम सब कुछ बेच डालेंगे और प्राइवेट हाथों में कर देंगे। तो 39A जो है वो ये साफ साफ कहता है कि हम संपदाओं का, संपत्ति का एकत्रीकरण, संकेंद्रीकरण, कंसंट्रेशन नहीं होने देंगे। यानी कि जो उत्पादन के साधन है, जो पूंजी के साधन है, वो साधन एक हाथ में नहीं जाएंगे। ये सुनिश्चित करने का काम राज्य का होगा। यानी कि यहां राज्य सेंट्रल स्टेट नहीं है, यहां मतलब सत्ता का होगा, सरकार का होगा। सरकार का, राज्य का ये काम होगा, स्टेट का काम ये होगा, यानी कि सरकार का काम ये होगा, चुनी हुई सरकारों का काम ये होगा कि वे संपत्ति के संकेंद्रण को नहीं होने देंगे, संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर संपत्ति का संकेंद्रण होता है तो वो एक प्रकार की चुनौती होगी। किसके लिए? सरकार के लिए। सरकार के लिए चुनौती होगी, क्योंकि एक समाजवादी कंसेप्ट में, जो हमारे यहाँ जब हम समाजवादी बात करते हैं, सेक्युलर सोशलिस्ट कंट्री की बात करते हैं, जो प्रस्तावना में दिया गया है, तो हम समाजवादी देश कैसे बनाएंगे? क्योंकि जब संपत्ति एक आदमी के हाथ में चली जाएगी, एक घराने के हाथ में चली जाएगी, तो मान लिया जाए 2040 तक सब कुछ का मालिक अगर रिलायंस होगा, अंबानी होगा, एयरलाइन भी हो सकता है वो ले लें, एयर इंडिया। धीरे धीरे आप हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दीजिए, प्राइवेटाइज कर दीजिए। रेलवे पूरा का पूरा हो सकता है अंबानी का हो जाए। तो जब आप प्राइवेटाइजेशन के इस हद तक चले गए हैं, अब आप प्राइवेट बैंक की वकालत कर रहे हैं। अब इन दिनों में एक और चीज़ आई है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट बैंक होने चाहिए। तो प्राइवेट बैंक अगर मान लिया जाए कभी रिलायंस का बैंक होगा, आज अनिल अंबानी डूबे है ना, तो अनिल अंबानी का यदि बैंक होता तो बैंक को डूबने से बचाता या अपने रिलायंस को डूबने से बचाता? बताइए। वो जो बैंक का पैसा है वो रिलायंस में लग जाता है कि नहीं लग जाता? बैंक में क्या होता है? बैंक में किसका पैसा होता है? बैंक खोलने की इजाजत देना रिजर्व बैंक के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को, रिजर्व बैंक अभी तक मना करता है। मैंने पूरा आर्टिकल लिया है इसके ऊपर, आपके साथ डिस्कशन किया है कि रिजर्व बैंक जो है वो मना करता है कि हम किसी प्राइवेट व्यक्ति को बैंक खोलने की अनुमति नहीं दे सकते। क्योंकि जैसे ही हम किसी को बैंक खोलने की अनुमति देते हैं और वो बैंक का बोर्ड लगा करके बैठ जाता है, तो उसको ग्राहक मिल जाएगा। ग्राहक मतलब उसके यहाँ पैसा जमा कराने वाला, और आदमी की अपनी बचत। आपने देखा ढेरों बैंक जो है अभी बंद हो गए, तो उसमें लोग कितना रो रहे थे। यानी एक आदमी के 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, पूरी जिंदगी भर की पूंजी, जिससे कि वो बुढ़ापे में इलाज करा पाएगा, बच्चों की शादी कर पाएगा, मकान बना पाएगा, वो उसने जमा करके रख दी और अचानक से बैंक बंद हो गया।
तो कर्जा ले रहा है, 15 लाख का कर्जा लिया है उस आदमी ने, जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए उसने कर्जा लिया है, जबकि उसका पैसा जमा है। तो ये प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में जब बैंक चला जाएगा तो कितनी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो प्राइवेट बैंक हो सकते हैं क्या? तो ये नहीं हो सकते आरबीआई के हिसाब से, लेकिन सरकार शायद परमिशन देने जा रही है। तो आप बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों किया गया था? पहले तो प्राइवेट बैंक ही थे, आपको पता है कि सबसे पहले 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन जो है, क्यों? क्योंकि बैंक बहुत जिम्मेदार संस्था है, आर्थिक रूप से जिम्मेदार संस्था है, और यदि अगर वो एक दिन गायब हो जाए मार्केट से तो सारा पैसा जो है वो लेकर के भाग जाएगा, भाग खड़ा होगा। फिर लोगों का पैसा बचाने के लिए देखिए, या तो आप इन्वेस्टर्स या जो डिपॉजिटर्स हैं, जो ग्राहक हैं, बैंक के कस्टमर हैं, या तो उनका पैसा डूब जाने दें, वो भी आम आदमी है, या फिर सरकार जो है उन लोगों को गारंटी देती है। चूंकि रिजर्व बैंक ने अगर बैंक खोलने की अनुमति दी है तो इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक गारंटी देता है उन लोगों को। रिजर्व बैंक ने गारंटी दी है कि आपका पैसा वापस मिलेगा, आप यहाँ जमा कराइए इस बैंक में। और अगर रिजर्व बैंक गारंटी देता है तो वो पैसा कौन भुगतेगा? वो पैसा आप और हम सब भुगतेंगे, यानी सरकार वो पैसा भरेगी। तो सरकार पैसा भरेगी तो वो किसका होगा? वो ईमानदार टैक्स पेयर्स का पैसा होगा, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, जो करदाता हैं। उन्होंने बैंकों में उन्होंने जो टैक्स दिया है उससे फिर सरकार उसका पैसा भरेगी। तो कुल मिलाकर के प्राइवेट व्यक्ति को बैंक खोलने की अनुमति देना अपने आप में एक तरह का आत्मघाती कदम जैसा है। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, उससे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और बेसल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे और वो सब है, लेकिन वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ इतनी असमानता है, जहाँ इतनी गरीबी है, जहाँ इतने तरह के लोग हैं, जहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी है, वहाँ हमको सोच करके चलना होगा। हम किसी पूंजीपति कंट्री या जो कैपिटलिस्ट कंट्री, उसके तहत हम लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं, इजीली तो नहीं हो सकता इतनी आसानी से, तो नेशनलाइजेशन करना ही पड़ता है। जब आप उसका कर्जा आप दे देंगे तो फिर तो नेशनलाइजेशन हो ही जाएगा। मान लीजिए कोई प्राइवेट बैंक डूब गया और कर्जा छोड़ गया, यानी बहुत सारे लोगों का पैसा खा गया, और वो अगर आपको पे करना पड़ रहा है और बैंक भी बचा के रखना है, मर्ज कर देंगे आप उसको, पीएनबी में मर्ज कर देंगे, किसी दूसरे बैंक में मर्ज कर देंगे, यूनियन बैंक में कर देंगे, एसबीआई में मर्ज कर देंगे। तो जब आप किसी दूसरे बैंक में मर्ज करेंगे तो नेशनलाइजेशन तो हो ही गया। लेकिन नेशनलाइजेशन की कीमत क्या रही? नेशनलाइजेशन की कीमत ये है कि वो आपको भुगतना पड़ेगा उसका पैसा, तब जा करके नेशनलाइजेशन होगा। इंदिरा गांधी ने जो नेशनलाइजेशन किया था उसमें भुगता नहीं है ना, उसमें तो संपत्ति सहित किया है कि लोगों का पैसा है और ये तुम कहाँ इकट्ठे करने लगे। तो साहूकारी अधिनियम भी आपको पता है कि नहीं? साहूकारी अधिनियम के तहत गाँव में जो बहुत सारे लोग इधर उधर उधार दे देते हैं ना, और फिर वसूली करते हैं, पिटाई करते हैं, और कई गुना ब्याज लगाते हैं, मंथली ब्याज लगाते हैं वो 5% 10% का। तो साल भर के हिसाब से आप देखोगे तो 100% का ब्याज हो गया है ना। तो बैंक से आप लोन लेके आते हो तो 12% पे लाते हो, 14% पे लाते हो, 16% पे लाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 24% पे ले आते हो। कोई लोन की जो स्कीम है वो इस तरह की है कि आपको 24% तक पे वो आपको पैसा देती हैं, लेकिन वो तो 120% पे 130% पड़ेगा ना आपका, जो प्राइवेट लोग देते हैं। प्राइवेट साहूकार बहुत महंगा पैसा देते हैं। तो कभी कोई ऐसा केस हो तो आप साहूकारी अधिनियम की एक पतली सी किताब है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का भी लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लॉ है। तो साहूकारी पूरा एक अधिनियम बना हुआ है ब्याज पर पैसे देने का। तो जिस आदमी ने ब्याज पर 1 लाख रुपए दिए थे और अब आपको ब्याज सहित जोड़ करके अगर 2 लाख रुपए बता रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। दरअसल एक तो सामने वाले को एसडीएम के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर मान लिया साहूकारी अधिनियम के तहत किसी आदमी को इच्छा है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं ब्याज पे चलाना चाहता हूँ, कई लोग ब्याज पे चलाते हैं ना पैसे, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो ब्याज पे चला देते हैं। तो ब्याज पे चलाने का काम जो है उसके लिए एसडीएम के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। कलेक्ट्रेट में रजिस्ट्रेशन होता है उसका,
आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जा कर के कि हम ब्याज का बिजनेस करना चाहते हैं और इतना परसेंट से हम दिया करेंगे ब्याज पे। तो परसेंटेज आपको शो करना पड़ता है वहाँ एसडीएम के यहाँ पे कि ये परसेंटेज हमारा रहेगा ब्याज का और इस परसेंटेज पे हम जो है बिजनेस करेंगे और ये हमारा ब्याज का दर रहेगा। जब आप ब्याज का दर बता देते हैं तो फिर वहाँ से एक लेटर एक लिमिटेड टाइम के लिए कि आपको इतने समय तक के लिए लाइसेंस दिया जाता है साहूकारी का, यानी एक तरह से बैंक जैसा है ना वो, क्योंकि आप कर्जा देते हैं, बैंक में लोन वाला सिस्टम होता है। तो साहूकारी अधिनियम बनने के साथ ही बैंकिंग सिस्टम को प्राइवेटाइज होने से बचाने के लिए, ताकि प्राइवेट लोग इधर उधर पैसा न देते फिरें, है ना। और फिर वो जो है, लेकिन आपने देखा होगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने साहूकारी के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया होगा और साहूकारी का काम करते होंगे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, नहीं करते, उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है और ना उनके आय और व्यय का कोई हिसाब किताब है, नहीं तो उसके ऊपर उनका इनकम टैक्स भी बनेगा फिर कि अच्छा तुमने इतने पैसे ब्याज पे चलाए, फिर तुमको इतनी सारी इनकम हुई, चलो अब जा करके इनकम टैक्स भी दो। तो इनकम टैक्स भी नहीं देते, संपत्ति कर भी नहीं देते, किसी प्रकार का जीएसटी नहीं देते, कुछ नहीं होता, क्योंकि बैंक का तो सब कुछ होता है। बैंक तो एक तरह से रिजर्व बैंक का एक सदस्य है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप समझ पाएंगे कि प्राइवेटाइजेशन को क्यों रोका गया। प्राइवेट तो साहूकार होते ही थे ना, तो साहूकारों की कितनी जो है आप ख्याति सुनते हो, कितने सारे केसेस सुनते हो कि एक आदमी ने फांसी लगा ली क्योंकि उसका साहूकार जो है उसको परेशान कर रहा था कि मुझे इतना पैसा दो, क्योंकि तुमने पैसा नहीं दिया, समय पे पैसा नहीं दिया, तो उसने फांसी लगा दी। बैंक के कारण फांसी लगाते हैं कोई कि बैंक जो है अगर डिफॉल्टर घोषित कर देता है, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संपत्ति कुर्क कर लेता है, लेकिन फांसी तो नहीं चढ़ाता। तो बैंक फांसी नहीं चढ़ाता, लेकिन साहूकार की वजह से तो फांसी लगानी पड़ जाती है। तो ये बड़ी समस्या, इसलिए प्राइवेटाइजेशन से बचाने की बात है। तो रेलवे अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो क्या, जैसा मैं यूएस का बता रहा था कि काफ़ी कुछ जो है मैनेजमेंट रेलवे ट्रैक का जो प्लेटफॉर्म है या रेलवे स्टेशन है उसका जो मैनेजमेंट है वो खुद करते हैं, प्राइवेट लोग करते हैं। अब यहाँ तो पूरा रेलवे जो है बिछाया हुआ अंग्रेज़ों के ज़माने से सरकारी सिस्टम है हमारा, और सरकार ही रेलवे ट्रैक बिछाती है, जनता के पैसे से रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। तो क्या रेलवे स्टेशन ज्यों के त्यों बेच दिए जाएंगे? बने बनाए रेलवे स्टेशन जो है प्राइवेट व्यक्ति को दे दिए जाएंगे। भोपाल का हबीबगंज जो है प्राइवेटाइजेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल है, जहाँ जा करके देखिए मॉल बन रहा है बहुत बड़ा, और उसको कमर्शियल सेक्टर बना दिया गया, वो बंसल ग्रुप ने खरीदा है ना। तो प्राइवेट हो गया वो। अब आप तो पार्किंग का आपका जो 10 रुपया लगता था वो 200 रुपया लेता है, पार्किंग का 200 रुपया शुरू हो गया। आज जाके पार्क करके आइए आप गाड़ी, आपको बिल मिल जाएगा उसका। प्लेटफॉर्म टिकट कितना महंगा हो जाएगा। वाटर बॉटल जो है आपको 20 रुपये में मिलती थी, अब 70 रुपये में मिलेगी। सिनेमा हॉल में जैसा होता है, और आप अपना पानी नहीं ले जा सकते, वहीं से खरीद के पीना है। तो आप अपना 20 रुपये का पानी ले जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर से खरीद के नहीं ले जा सकते। अंदर आपको 70 रुपये में पानी खरीद के पीना है, तो 50 रुपये का जो डिफरेंस है ये आपसे वसूला जाएगा ना। तो ये चीज़ें जब होने लग जाएंगी तब आप पीछे मुड़ के देख पाएंगे, नहीं तब तक सरकार सब कुछ बेच चुकी होगी, सरकार सब तरह का प्रावधान कर चुकी होगी, तब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तब आप सिनेमा हॉल में कई बार देखते हैं ना कि आपका जो पॉपकॉर्न है आप जो घर से लेके आ रहे थे और बढ़िया सा आपने खुद ने अपने घर पे तैयार किया, जो स्वस्थ भी है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, नाश्ता है जो आप सिनेमा हॉल में बैठ करके खाना चाहते हैं, लेकिन आपके बैग से निकलवा दिया जाता है, बोले ये आप अंदर नहीं ले जा सकते। और अंदर वो थोड़ा सा पॉपकॉर्न देता है, वो 250 रुपये का देता है, 450 रुपये का देता है, और वो आपको खरीद करके वहाँ बैठ के खाना है तो वो वाला खरीद करके खाओ। तो बच्चे होते हैं छोटे, तो वो जिद करते हैं, तो खास करके उनके लिए लोग खरीदते हैं, तो 450 वाला खरीदते हैं, जबकि घर से ला सकते थे वो 20 रुपये का पड़ता है, 40 रुपये का हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वहाँ 10 गुना पैसा देना पड़ता है। तो प्राइवेटाइजेशन की महिमा तो आप समझते हैं। तो पूरे देश में जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, ये कहाँ और किस हद तक जाएगा, और इस सरकार ने क्यों ठान रखा है कि हम सारी चीज़ें अडानी और अंबानी को दे देंगे।
तो सरकार जो है कई बार मजबूरी में दे रही है, या ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं, या ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि हमको प्राइवेटाइज करना पड़ रहा है, तो बात अलग है। लेकिन चलती फिरती चीज़ को आपको देना, ये मुझे लगता है कि ये आपके घर में कोई अच्छी चीज़ थी, नई नहीं थी, अभी अभी आई है और ठीक ठीक है और आप उपयोग कर रहे हैं, और उसको एकदम से दे देना, तो ये साजिश वाली बात कहीं न कहीं दिखाई पड़ती है। तो सरकार की कई सारी मंशाओं पे सवाल उठते हैं, उनमें से एक प्राइवेटाइजेशन भी है। तो चूंकि ये इस बार के सबके ज्वलंत मुद्दे हैं जो मैंने आपसे बात की, और अलग अलग समय में उठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से अभी अभी हुआ है, अलग अलग समय में ये मुद्दे उठाए गए हैं और चले हैं ये मुद्दे, और इनका जो अभी जो स्वरूप आपके सामने है वो अभी भी रिजल्ट के रूप में नहीं है, अभी रिजल्ट आने बाकी हैं इन चीज़ों के, इसलिए रिजल्ट आप देखेंगे। तो चलिए आज की बात यहाँ समाप्त करते हैं और क्लास शुरू